नमस्कार, आपका स्वागत है एनपीएन भारत में। आज हम लोग चर्चा करेंगे हिंदुओं की जो हालत है इस समय बांग्लादेश, अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश में। काफ़ी अफसोस होता होगा, आपको भी देखकर काफ़ी अफसोस होता है, हम लोगों को भी देखकर। एक हिंदू होने के नाते भी, एक इंसान होने के नाते भी, और हम लोग भी शायद ऐसे कोई कृत्य अपने जीवन में नहीं करते कि किसी को दूसरे को नुकसान पहुँचे या किसी दूसरे का बुरा हो, चाहे वो सामाजिक तौर पे हो, चाहे वो शारीरिक तौर पे हो, चाहे वो मानसिक तौर पे हो। लेकिन जो ये वीडियोज़ आ रहे हैं बांग्लादेश से, जो ये खबरें आ रही हैं बांग्लादेश से, बराबर जो हम लोगों के सामने कोई ना कोई सोशल मीडिया पे कोई ना कोई अपडेट हम लोगों को आता है कि आज इस हिंदू के साथ में ऐसा हुआ, वहाँ जो हमारी बहनें हैं वो सुरक्षित नहीं है, वहाँ जो लोग हैं वो सुरक्षित नहीं, वहाँ जो संत हैं वो सुरक्षित नहीं है। यानी वहाँ पर चाहे हिंदू कम्युनिटी हो, चाहे दूसरी कोई माइनॉरिटीज़ हो, जैसे बुद्धिज़्म है, क्रिश्चियंस है, वहाँ कोई भी सुरक्षित नहीं है। बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा अंदर से बुरा लगता है इस तरीके को देखकर। और शायद कहीं ना कहीं हम लोग एकांत में सोचते होंगे, जब बैठते होंगे और सोचते भी होंगे, क्या ऐसा हम लोग इस जीवन में भी हो सकता है? बिल्कुल होता है। अभी हम लोग मेजोरिटी में इंडिया में, तो शायद हम लोगों के सामने ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा। लेकिन आप उन इलाकों में देखिए जो भारत में है, ऐसी जगह जहाँ पर हिंदू माइनॉरिटी में है, आप वहाँ पर भी जाकर अगर देखेंगे तो ये ऐसे ही यथास्थिति आपको वहाँ पर भी मिलेगी। आज जो बांग्लादेश में हो रहा है, जो आज पाकिस्तान में हो रहा है, कल वो भारत में भी होने की संभावना उसकी बहुत ज़्यादा बढ़ती है। और हाल फिलहाल में इसकी एक दो घटना हमारे सामने आई हैं, जैसे कि संभल में जो दंगा हुआ है, ये उनमें से एक घटना उनमें से हमारे सामने है। आज से 10 साल पहले सपा सरकार में उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर में जो दंगा हुआ था, वो भी एक घटना हमारे सामने है। कि हम लोग इतने सहिष्णु हैं, हम लोग इतने टॉलरेंस हैं, उसके बावजूद भी हम लोगों के उस पर आज सामने वाली जो कम्युनिटी है, सामने वाले जो लोग हैं, उनको बिल्कुल भी दया नहीं आती है। लेकिन चलिए खैर, उसको छोड़िए, हम लोग बात करते हैं वापस हमने बांग्लादेश के जो इस समय हिंदुओं की जो वर्तमान में स्थिति है, क्या उसमें कुछ सुधार हो सकता है? क्या उसमें भारत सरकार कुछ मदद कर सकती है? क्या उसको लेकर आगे को लेकर भारत सरकार के पास कुछ ऐसी योजनाएं हैं कि बांग्लादेश सरकार ऐसे कुछ मतलब कठोर कदम उठाए जिसमें कि हिंदुओं पर या फिर वहाँ की जो माइनॉरिटीज़ है उन पर जो दुर्घटनाएं हो रही हैं या उनके साथ जो भी किया जा रहा है, अमानवीय कृत्य जो हो रहे हैं वहाँ पर, वो ना हो। शायद हमें लग रहा है अपनी भारत सरकार इस चीज़ के लिए तो बहुत ज़्यादा मजबूर है। मोदी जी तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध देख रहे हैं, उनको संबंध चलाने हैं यूएस से, उनको संबंध चलाने हैं सऊदी के देशों से, उनको संबंध चलाने हैं बाकी कई देशों से। इसलिए शायद हमें लग रहा है मोदी जी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं दे रहे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इनडायरेक्टली, जैसे कि आज विक्रम मिस्री जो कि आज बांग्लादेश गए हैं, उन्होंने जाकर वहाँ पर थोड़ी सी भेंट करी है। और उससे पहले शायद हम लोगों के सामने एक अपडेट आ गई है कि मोहम्मद यूनुस ने कुछ कठोर कदम उठाए हैं जिसमें कि वहाँ जो घटना है उनको गिरफ्तार किया गया है। लेकिन इस तरीके से जो घटनाएं अभी हो रही हैं, क्या इसकी कोई गारंटी दे सकता है कि भविष्य में ना हो? मुझे लगता है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसका जो इतिहास है बांग्लादेश का, जो छोटा सा देश है, बिल्कुल शायद मुझे लग रहा है कि अगर वेस्ट बंगाल जो कि पड़ोसी राज्य है बांग्लादेश का, और हमारा जो पश्चिमी राज्य है, पूर्वी राज्य है, अगर वो अपने पुलिस बल वहाँ पर भेज दे तो शायद हमें लग रहा है यही उनके लिए काफ़ी होगा लड़ने के लिए। लेकिन इन सब चीज़ों को, तथ्य को छोड़ते हुए अगर हम लोग बात करें इनकी जो इतिहास से जुड़े हुए, 1905 से अगर आप देखना चाहोगे, जब बंगाल का विभाजन हुआ था, तब वहाँ पर बंगाल दो हिस्सों में बटा था। एक हिस्सा था पूर्वी बंगाल और दूसरा हिस्सा था पश्चिम बंगाल, जो कि आज भी हम लोग वेस्ट बंगाल नाम से जानते हैं, पश्चिमी बंगाल नाम से जानते हैं, जहाँ की मुख्यमंत्री हैं सुश्री ममता बनर्जी। उसके बाद में जब वो विभाजन हुआ था, उस विभाजन को रोकने के लिए हमारे कांग्रेस, उस समय की जो कांग्रेस थी, वो भी दो धड़ों में बट गई थी। एक धड़ में थे पाल, बाल और लाल, ठीक, ये तीन एक तरफ थे जिनको गरम दल का नेता कहा जाता है, और एक तरफ थे वो लोग जो ये नहीं चाहते थे कि जो वहाँ जो क्रांति हो रही हो बंगाल से बाहर निकल के पूरे भारत में पहुँचे, जो कि उस समय जिसको कहा जाता है स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले चालू हुआ था बंगाल में, जहाँ पर बंगाल के लोगों ने अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कपड़े, अंग्रेजों द्वारा बनाया हुआ कोई भी सामान था, उनका बहिष्कार किया था, उनको आग लगाना चालू किया था। तो तब बंगाल विभाजन हुआ था और उसको रोका था लाल, पाल और बाल ने। फिर वापस बंगाल एकत्रित होता है 1912 में। उसके बाद में फिर जब 1940 में मोहम्मद इकबाल, जिन्होंने राष्ट्रगान बनाया पाकिस्तान का, उन्होंने नारा दिया कि हमें एक मुस्लिम कंट्री चाहिए,
तब फिर भारत का विभाजन होता है 1947 में 15 अगस्त को। तो पाकिस्तान बनता है दो हिस्सों में, जो कि आज का बांग्लादेश तब का ईस्टर्न पाकिस्तान कहा जाता था, और आज का जो एक्चुअल पाकिस्तान है वो उसको वेस्टर्न पाकिस्तान कहा जाता था उस समय। फिर बंगाली उस समय, क्योंकि बांग्लादेश में एक अमूमन भाषा, जैसे हम लोग हिंदी में बात करते तो वहाँ की जो रीजनल लैंग्वेज थी वो बंगाली आज भी है। तो जो वेस्टर्न पाकिस्तान वो कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंस नहीं देता था, सिवाय सिर्फ वहाँ के शोषण करने की। यानी वहाँ पर जो भी रिसोर्सेस होते थे, जैसा कि आपको पता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बांग्लादेश का बहुत बड़ा योगदान है, और शायद विश्व के सबसे बड़े उसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बांग्लादेश ही जो देश है जो सबसे ज़्यादा टेक्सटाइल यानी वस्त्रों का उत्पादन करता है। लेकिन वेस्टर्न पाकिस्तान ने वहाँ का शोषण करना चालू किया। वहाँ के जो रिसोर्सेज थे उनको अपने द्वारा अपने हित के लिए जितना हो सकता था वैसे यूज़ करते, और धीरे धीरे करके इस चीज़ को बात समझते समझते बंगालियों को ये बात थोड़ा देर में समझ में आई, और तब विद्रोह चालू हुआ। वहाँ के जो मुजब्बिर रहमान है, जो कि आज के शेख हसीना के जो पिता थे, उस समय वो अवामी लीग के उन्होंने चुनाव जीता किस चीज़ का, प्रधानमंत्री बनने के लिए पाकिस्तान का। लेकिन क्योंकि ये ईस्टर्न पाकिस्तान से थे और वहाँ पर वेस्टर्न पाकिस्तान अलग हिस्से में था, तो वेस्टर्न पाकिस्तान वालों ने एक तरीके से राजनीतिक चाल चली और इनको प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। इसके चलते हुए काफ़ी बड़ी मात्रा में विद्रोह हुआ 1971 में, और फिर जंग चालू होती जिसमें इंडिया मदद करता है बांग्लादेश की। अब इंडिया जब मदद करता है, और पूरी आपको शायद याद होगा जो हमारे मानिक शाह थे, उन्होंने बहुत ही सूझबूझ तरीके से दिसंबर के महीने में उन्होंने जंग स्टार्ट करी इंडिया से, और शायद 16 दिसंबर जो कि आने वाला अगले 6 दिन बाद में 16 दिसंबर को ईस्टर्न पाकिस्तान और वेस्टर्न पाकिस्तान को तोड़कर अलग से बांग्लादेश नाम का एक नया देश बनाते हैं। तब जाके वहाँ पर जो जियाउर रहमान थे प्रधानमंत्री बनते हैं पहले बांग्लादेश के, जिनको आज फादर ऑफ मॉडर्न बांग्लादेश कहा जाता है। धीरे धीरे करके ऐसे ही बांग्लादेश से संबंध अच्छे हुए, क्योंकि इंडिया ने बहुत बड़ी मदद करी थी, और उसी जंग में ही 99,000 सैनिकों का आत्मसमर्पण हुआ था पाकिस्तानियों के, जो कि एक इतिहास है, और वर्ल्ड में इससे बड़ा सरेंडर आज तक नहीं हुआ है। इसके धीरे धीरे संबंध अच्छे हुए, लेकिन इधर जो दूसरी पार्टी थी जिसको बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी कहा जाता है, और जिसके जो फाउंडर थे जिनका नाम था जियाउर रहमान, उन्होंने अपनी चाल से या फिर समझिए अपने राजनीतिक लालच से उन्होंने मुजब्बिर रहमान का कत्ल करवा दिया, और वो धीरे से वहाँ के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। राजनीतिक इस तरह से होता है, हर देश में होता है, बहुत देशों में हुआ है, ठीक। तो वहाँ पर वो प्रधानमंत्री जब बनते हैं, फिर धीरे धीरे संबंध फिर इंडिया से खराब होते हैं। लेकिन 1991 से लेकर 1996 तक जो जियाउर रहमान थे, उनकी जो वाइफ है जिनका नाम है खलीदा जिया, ये प्रधानमंत्री रहती हैं। उसके बाद वो दूसरी बार प्रधानमंत्री बनती है 2001 से लेकर 2006 तक, और उसके बाद 2006 से और आज तक वहाँ मतलब आज से 3 महीने पहले तक शेख हसीना ही प्रधानमंत्री हैं। शेख हसीना की प्राइम मिनिस्टर के रूलिंग में भारत से बहुत अच्छे संबंध थे, लेकिन मुसलमान क्योंकि वहाँ पर मेजोरिटी में है, मेजोरिटी इस तरीके से हावी होती, कम्युनिस्ट पार्टी वहाँ पर इस तरीके से हावी होती है कि वो एक तरीके से शेख हसीना पर इतना दबाव बनाती है, क्योंकि शेख हसीना ने 30% अपना आरक्षण दिया था फ्रीडम फाइटर्स को, जो कि मैक्सिमम लोग थे आरक्षण वाले, जो आरक्षण का जो फ़ायदा उठाते थे वो इन्हीं की पार्टी से बिलोंग करते थे, क्योंकि अवामी लीग में जो लोग उस समय थे लड़ रहे थे, जिन्होंने जियाउर रहमान का साथ दिया था, वो सभी के सभी फ्रीडम फाइटर्स थे। इसी के चलते हुए रोष स्टूडेंट्स के बीच में आता है, और वो लोग प्रोटेस्ट करना स्टार्ट करते हैं शेख हसीना के विरुद्ध। जब तक शेख हसीना कुछ फैसला करती, शेख हसीना कुछ अपना सुना पाती, या कुछ वो फैसला कर पाती, और या सुप्रीम कोर्ट फैसला देती, तब तक उग्र हो चुके, क्योंकि उनका पूरा सपोर्ट था बीएनपी का, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का पूरा सपोर्ट था स्टूडेंट्स को। फिर दबाव में आकर सबके जितने स्टूडेंट थे मेजोरिटी में बड़ी संख्या में वो लोग प्राइम मिनिस्टर के यानी शेख हसीना के आवास में हमला कर देते हैं, जहाँ पर जो वहाँ पर सुरक्षा कर्मी थे, जो वहाँ पर आर्मी मैन थे, आर्मी पर्सनल थे, वो लोग अटैक करने से मना कर देते हैं, जिसमें कि अगर गोली बारूद चली कुछ तो उसमें गंभीर मतलब बड़ी मात्रा में वहाँ पे लोग मारे जा सकते हैं। इसके चलते हुए वहाँ की आर्मी ने कोई कदम नहीं उठाया। शेख हसीना को ऑन द इमीडिएट बेसिस पे वहाँ पर रिज़ाइन करना पड़ा, इस्तीफ़ा देना पड़ा, और उनको अपनी जान बचाने के लिए उस देश से यहाँ आना पड़ा। और
और उसके बाद में वो जो आरक्षण का मुद्दा था वो धीरे धीरे हो गया किसके खिलाफ? हिंदू खिलाफ। हिंदू खिलाफ किस लिए हो गया? वहाँ की माइनॉरिटीज़ खिलाफ किस लिए हो गया? क्योंकि उनका जो पड़ोसी देश है जिसका नाम भारत है, जो कि हम लोग जिस देश में रहते हैं, यहाँ पर मेजोरिटी में है कौन? हिंदूज। और यहाँ की कुछ ना कुछ जो आए दिन, जैसे संभल का कांड अभी हुआ, वैसे थोड़े दिन पहले आप लोगों को याद होगा बहराइच में भी एक छोटा सा दंगा हुआ था, और उससे पहले कुछ ना छोटे मोटे दंगे इधर उधर होते रहते हैं। तो इसका प्रभाव पड़ा कहाँ पर? बांग्लादेश पे। तो बांग्लादेश के मेजोरिटी ने वहाँ पर धीरे करके हिंदुओं को पकड़ा, हिंदुओं को टारगेट बनाना शुरू किया। उनका कई हिंदू तो जान से कम मेरे हिसाब से 116 हिंदू जो ऑन रिकॉर्ड है, 116 हिंदू मारे जा चुके हैं। अभी एक वहाँ पर जो संत हैं जो कि इस्कॉन मंदिर देखते हैं, इस्कॉन मंदिर के जो संत हैं उनको बिना किसी उन्होंने सिर्फ सनातन के पक्ष में आवाज़ उठाई तो उनको देशद्रोह में गिरफ्तार कर लिया गया। वहाँ पर कई बच्चों को बलात्कार हुआ, कई बहनों को बलात्कार हुआ, कई लोगों का धर्म परिवर्तन करा दिया गया। और ये कहानी सिर्फ हिंदुओं की नहीं है, ये कहानी वहाँ पर बुद्धिस्ट जो रिलीजन फॉलो करते हैं उनकी भी है, ये कहानी क्रिश्चियंस की भी है, जो क्रिश्चियन जो ईसाई धर्म को फॉलो करते हैं ये कहानी उनकी भी है। लेकिन ISI का हाथ, US का हाथ, इसके चलते हुए मोहम्मद यूनिस जो कि इस समय अंतिम सरकार में वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर है, और ये तब तक प्राइम मिनिस्टर रहेंगे जब तक वहाँ पे इलेक्शन नहीं आएगा। अब इनके पास कोई अनुभव नहीं है, राजनीतिक अनुभव कोई भी नहीं। इनके पास सिर्फ एक अचीवमेंट है, नोबल प्राइज़। बांग्लादेश के एकमात्र हैं जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है, इसी बिहार पे इनको वहाँ का प्राइम मिनिस्टर बनाया था। और इनको पूरा सपोर्ट है US का, इनको पूरा सपोर्ट है ISI का, इनको पूरा सपोर्ट है पाकिस्तान का। और इस समय वो किसी भी स्तर पर ये लोग चाहते हैं कि ये लोग ऐसा कुछ काम करें जो भारत के विरुद्ध हो, और इसी चलते वहाँ की जो हिंदूज हो उनको मैक्सिमम टारगेट किया जा रहा है। इसी तरीके से आप देखिए यूक्रेन, आप देखिए इजराइल गाज़ा में मारता है, आप देखिए इजराइल फिलिस्तीन में मारता है। तो लोग, बॉलीवुड के लोग, विपक्ष के, यहाँ के भारत के विपक्ष के लोग आवाज़ उठाते हैं। बॉलीवुड के लोग आइज़ ऑन रफा चलाते हैं, आइज़ ऑन रफा करके एक मूवमेंट चलाते हैं। विपक्ष आए दिन भारत सरकार से गुहार लगाता है कि आप इजराइल के प्राइम मिनिस्टर से बात करिए, नेतन्याहू से बात करिए कि जंग रोकी जाए। लेकिन अपने पड़ोसी देश में जो कि कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था, वहाँ पर हिंदू आए दिन मारे जा रहे हैं, लेकिन किसी की एक विपक्ष में से किसी भी की भी एक आवाज़ निकल के नहीं आ रही है। कोई एक, सिवाय सुश्री मायावती के, किसी और विपक्षी राजनीतिक दल ने अभी तक एक भी सेंटेंस या एक भी कमेंट इस पर पास नहीं किया। और इस तरीके से मोदी जी भी बैकफुट पर है। हम तो अनुरोध करेंगे एज अ हिंदू, एज अ ह्यूमन बींग, मैं अनुरोध करूंगा और NPN भारत की तरफ से सभी लोगों से बोलूँगा कि आप लोग सभी लोग कमेंट करिए और एक मैसेज इस वीडियो को पास करिए कि जिससे कि कुछ ना कुछ आगे बड़ा हो पाए और हिंदुओं की जान बचा ली जाए। क्या हिंदू अनाथ है? क्या हिंदू इसी तरह मरता रहेगा? क्या हिंदू इसी तरह पिसता रहेगा? क्या हिंदू इसलिए ही पैदा हुआ है? ये सोचने वाला विषय है और ये विषय बहुत गंभीर है। ये सब मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूँ। आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को आप शेयर करिएगा। धन्यवाद।